आजकल जो स्मोकिंग की हैबिट है, ये स्मोकिंग हमारे हार्ट को किस तरीके से इफेक्ट करती है? स्मोकिंग हमारे लिए हमारे हार्ट के लिए इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। जंक फूड्स जितने भी है जिनकी हैबिट्स आजकल बच्चों को, नौजवानों को, जेंजी है, इन सबको लगी हुई है जी, ये कैसे हमारी हार्ट की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं? कोई जिम जा रहा है वो अचानक गिर गया, कोई राह चलते अचानक गिर गया, कोई डांस करते हुए अचानक गिर गया, कोई किसी मंच पे, अभी तो बरेली में बीजेपी के एक विधायक थे, वो बैठ करके एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, स्पीच दे रहे हैं और अचानक बैठे बैठे वो गिर गए। ये अचानक बैठे बैठे हो क्या जाता है? हार्ट अटैक या एसिडिटी, विच इज़ मोर डेंजरस? हार्ट अटैक। ऑफ कोर्स हार्ट ऑलवेज टेक्स अ प्रेसिडेंस, राइट? लेकिन आप कंफ्यूज करके बैठे हो, नहीं नहीं ये तो एसिडिटी होगी, और उस दिन में अगर आपकी हार्ट अटैक हो गया तो क्या शुगर के मरीजों को हार्ट अटैक का पेन उतना महसूस नहीं होता? नहीं, करेक्ट बोल रहे हैं, नहीं होता है महसूस। देखिए, ऊपर वाले ने, इस कुदरत ने एक सबसे नायाब तोहफा दिया है, और वो तोहफा है ये इंसानी जिस्म। और इस इंसान के शरीर में बहुत सारे अंग हैं। इन्हीं अंगों में एक अंग है दिल। दिल, अगर दिल टूट जाए तो चेहरे पे मायूसी आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर दिल खुश हो तो आपका शरीर पूरा एनर्जेटिक रहता है, चेहरे पे एनर्जी दिखाई देती है, खुशी दिखाई देती है। यानी दिल से ही सारी चीज़ें हैं। आपका दिल बेहतर तो आप बेहतर। दिल चलता है तो आप चलते हैं, दिल रुक जाता है तो आप रुक जाते हैं। इसलिए दिल को समझना, दिल की सेहत को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमने सोचा क्यों ना किसी ऐसे एक्सपर्ट को बुलाया जाए जो दिल की सेहत को लेकर के हमें इसकी बारीकियों को समझा सके। इसीलिए आज हमने डॉक्टर विनीता अरोड़ा को बुलाया है। डॉक्टर विनीता अरोड़ा कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हैं। 30 साल से ज़्यादा का इनका तजुर्बा है। ये जितनी भी बातें आज हमें बताएंगी दिल के बारे में, आप यकीन मानिए एक एक बात आपके लिए बहुत लाभकारी, बहुत काम की होने जा रही है। ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, और चूंकि मामला दिल का है इसलिए आपको एक एक बात को बड़े गौर से सुनना चाहिए। डॉक्टर विनीता, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये दिल है क्या और दिल काम क्या करता है? दिल एक मसल है, इट इज़ जस्ट अ मसल, एंड इसके दो काम होते हैं मेजरली। मसल कंट्रैक्ट करती है और ब्लड फ्लो देती है पूरी बॉडी को, और दूसरा है इसका होता है दिल का धड़कने का काम। वो धड़कता है और उसके साथ साथ वो कंट्रैक्ट करता है मसल को, और साथ में ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी को। यहाँ मेरा कहना गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि दिल सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का। अगर दिल स्वस्थ, दिल ठीक है तो सब कुछ ठीक है। दिमाग ठीक रहेगा, लंग्स, लिवर, किडनी सब ठीक रहेगा। अगर दिल नहीं ठीक रहेगा तो फिर खराबी हो सकती है काफ़ी ज़्यादा। आपने अभी बोला दिल टूटता है जी, आपको पता है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम इज़ एक्चुअली अ ट्रू टर्म, इट इज़ एन एक्चुअल टर्म जिसमें दिल टूट जाता है। इट इज़ कॉल्ड एज ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ कॉल्ड टाकासोबू कार्डियोमायोपैथी। ये एक्चुअली दिल के टूटने से जो कि साइकोलॉजिकल हो सकता है, फिज़िकल हो सकता है, आफ्टर अ सर्जरी, आफ्टर अ ट्रॉमा, किसी भी चीज़ से हो सकता है दिल टूटता है और दिल की शेप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। दिल की जो धड़कन है, रिदम है, वो बिल्कुल बिगड़ जाती है, आई वुड से। एंड इट इज़ दिल, जैसे आप कहते हैं ना, हम कहते हैं दिल टूट गया अब ठीक हो गया, बिकॉज ऑफ टाइम मिला तो दिल ठीक हो गया, वो रिकवर भी कर जाता है। सो इसलिए दिल के टूटने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें दिल का हेल्थ का पहले से ख्याल रखना चाहिए। एंड इन अ वेरी सिंपल वे हमें दिल को सलोज के रखना चाहिए, नो, संभाल के रखना चाहिए। देखिए, आपने बहुत बड़ी बात कही। आपने कहा ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, यानी दिल का टूटना भी दिल के लिए बड़ा घातक होता है। लेकिन जीवन में बहुत सारे पहलू ऐसे आते हैं, रोज़ाना की दिक्कतें हैं, एक इंसान जो है बहुत सारे संघर्ष से जूझता जाता है। तो जीवन में खुशियाँ आना, संघर्षों के पैचेस से होकर के गुजरना,
और इसमें दिल का टूटना या फिर दिल का खुश होना ये परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या वाकई दिल का टूटना, आजकल तो दिल का टूटना नौजवान लोग जानते ही है कि दिल का टूटना और दिल का जुड़ना जो है आए दिन की कहानी हो गई है, तो क्या दिल का टूटना दिल की सेहत के लिए या फिर हार्ट अटैक का भी कोई बड़ा कारण बनता है? देखिए, स्ट्रेस इज़ अ वेरी मेजर फैक्टर। जो स्ट्रेस होता है वो बहुत मेजर फैक्टर होता है दिल के ख़राब होने में। इसलिए दिल को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ दिल पे नहीं लेनी चाहिए। हम लोग कहते हैं ना, दिल पे मत लो जी, ठीक है, दिल पे मत लो यार, नहीं तो बिगड़ जाएगा सब कुछ। तो इसी तरह से दिल के ऊपर नहीं लेनी चाहिए। वो किसी तरह की भी चीज़ हो सकती है। स्ट्रेस कैन बी मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, और इट कैन बी इमोशनल स्ट्रेस। ये सभी तरह से गलत है। हमारी लाइफ में आजकल दिनाचार्य जो हो गया है, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस। हर चीज़ का स्ट्रेस है। सांस लेने का स्ट्रेस है, ड्राइव करने का स्ट्रेस है, बैठने का स्ट्रेस है, खड़े होने का स्ट्रेस है, कंपटीशन का स्ट्रेस है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यू डोंट परफॉर्म, यू आर आउट ऑफ द बिजनेस, सो उस चीज़ का स्ट्रेस है। इन सारे स्ट्रेस में आप दिल का ख्याल कैसे रखेंगे? सो व्हाट आई से, माय मंत्रा इज़ जस्ट स्पेंड 40 मिनट्स, 40 मिनट 24 घंटे में से निकालिए, अपने साथ स्पेंड करिए, अपने आप को प्यार करिए, लाइक योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, और उसमें सिर्फ 40 मिनट अपने लिए निकालिए और अपने साथ स्पेंड करिए। इसमें आप वो करिए जो आप करना चाहते हैं। अब आप कहोगे क्या करना चाहते हैं? आप मोबाइल पे बातें नहीं करेंगे, आप किताब पढ़िए, आप म्यूज़िक पढ़िए, गो बैक टू बेसिक्स। किताब पढ़ना, आई रिमेंबर हमारे बचपन में वी यूज़ टू ट्रैवल, तो हम किताबें पढ़ते थे, हमारे पास इतनी सारी बुक्स होती थी पढ़ने के लिए। आजकल मैं देखती हूँ कोई करता ही नहीं है, वीडियो गेम्स खेलते हैं या मोबाइल पे लगे रहते हैं बच्चे। सो अपने आप पे के साथ टाइम स्पेंड करिए। अपनी हॉबीज़ को जो हम भूल चुके हैं, जैसे म्यूज़िक, डांसिंग, हर एक को पसंद है ये चीज़ें, अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। स्पेंड मी टाइम ऑन योरसेल्फ एंड हैव अ गुड टाइम। आप देखेंगे आपकी पर्सनालिटी में, आपके लाइफस्टाइल में और आपके हार्ट हेल्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ेगा इससे। डॉक्टर विनीता, देखिए ऊपर वाले ने जो हमें हार्ट दिया, अगर हम उसको नेचर के साथ कोलैबोरेट करके चलें, वही खान पीन रखें जो हमें करना चाहिए, जो नेचर सजेस्ट करता है, नेचुरल चीज़ें हैं, आयुर्वेद कहता है, लेकिन हमारी अपनी जो दिनचर्या है उस हिसाब से, हमारे खान पीन के हिसाब से, हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से हार्ट पर असर पड़ना शुरू होता है। तो हमारे दिल में खराबी आनी शुरू कैसे होती है? हमारी वो कौन कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से दिल की सेहत का बिगड़ना शुरू हो जाता है, ये समझाएं आप। आपने खान पान की बात करी, आपका बिल्कुल सही है अंदाज़ा, दैट आर ईटिंग हैबिट्स अफेक्ट आर हेल्थ ऑफ द हार्ट। सो ईटिंग हैबिट्स में हमारा क्या होता है, हम क्या खाते हैं सारे दिन में? आपने कभी सोचा है जी, कितना गार्बेज खाते हैं हम? गार्बेज, ऑफ कोर्स। जी, हम क्या करते हैं? समझा पिज़्ज़ा दीजिए। खा लिए, आप मोमोज खा लिए, बर्गर्स खा लिए। आप घर से खाना लाते हैं? जी, कब से लाना शुरू किया आपने? मैं तो खैर लेके आता हूँ घर से, लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि इन सारी चीज़ों से मोह टूट गया हो, तो यदा कदा खा ही लेते हैं। 95% people they work at who are working, they eat at their working place, और वर्किंग प्लेस में वो टिफ़िन लेके नहीं जाते हैं। मैंने अपने हर पॉडकास्ट में, हर एक टॉक में, हर एक जो मैं पब्लिक स्पीकिंग करती हूँ उसमें ये इंसिस्ट किया है, लेट्स गो बैक टू आवर स्कूल लाइफ। जब हम स्कूल जाते थे, हमारी मम्मा हमारे लिए टिफ़िन पैक करके देती थी, और ये एक मैंडेट होता था कि घर आएंगे तो टिफ़िन खाली होना चाहिए, खाना ही खाना पड़ता था हमारे को अपना टिफ़िन, चाहे कुछ हो जाए, चाहे शेयर करके खाएं चाहे अकेले खाएं। उस पर हम वापस क्यों नहीं जा सकते? क्यों हम अपना टिफ़िन घर से क्यों नहीं पैक करके ला सकते हैं? हमारा जो टिफ़िन घर का बनाया हुआ खाना, मैं आपको बता रही हूँ, एक पराठा भी अगर हम घर का बनाया हुआ खाएंगे ना, दैट इज़ बेटर दैन एनी पिज़्ज़ा और बर्गर दैट वी आर ईटिंग, बट वी वांट टू गो एंड ईट गार्बेज। ये जंक फूड्स जितने भी है, जिनकी हैबिट्स आजकल बच्चों को, नौजवानों को, ये जो जेनजी है, इन सब को लगी हुई है जी, ये कैसे हमारी हार्ट की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं? देखिए, दे हैव समथिंग नोन एज, वी ईट कार्ब्स, वी ईट फैट्स, वी ईट फ्राइड, वी ईट कोलेस्ट्रॉल। ये इसका कोई बैलेंस नहीं होता है इस मील में। एक घर का बनाया हुआ खाना ना बैलेंस्ड मील होता है हमारा जी, वो थोड़ा थोड़ा हमारे को हर तरह का इंग्रेडिएंट दे रहा होता है। लेकिन ये इस तरह के जो हम जंक फूड खाते हैं, इनमें कोई बैलेंस नहीं होता। ऑल वी आर ईटिंग ए चीज़
और कोलेस्ट्रॉल और फ्राइड स्टफ, ऑल दीज थिंग्स, ये जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है इन यंग एज से हमारी जो धमनियाँ होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, जिसको हम कॉरोनरी आर्टरीज बोलते हैं जी। और जो बॉडी में जो आर्टरीज बाकी की होती हैं उसकी जो इनर लाइनिंग होती है उसकी ब्रेक कर देता है अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना शुरू हो तो। दैट स्टार्ट्स टू हैपन एट अ वेरी वेरी यंग एज। शुरू तब से हो जाता है, ब्लॉकेजेस धीरे 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 करके आगे बढ़ती हैं एज वी एज इन। बिकॉज जहाँ पे वो कट लगता है ना, जहाँ कट लगेगा, सपोज आपकी स्किन पे कहीं कट लगा, वहाँ क्लॉट बनता है ना जी। तो जहाँ कोई भी खून की धमनी में कट लगा वहाँ क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स के। उस प्लेटलेट्स के ऊपर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, वो प्लाक बन जाता है एंड देन इट स्टार्ट्स टू अक्लूड। वो जो धमनियाँ हैं उसका जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना शुरू कर देता है, श्रिंक करना शुरू कर देता है, बिकॉज अंदर डिपॉजिट बढ़ते जाते हैं, राइट। जैसे एक नाली होती है, पानी का सप्लाई मिलता है, नाली होती है, उसके अंदर गंद इकट्ठा हो जाता है ना, वो उसका फ्लो पानी का कम हो जाता है, तब हम प्लम्बर को बुला के सफाई करवाते हैं ना। इसी तरह से ये जो धमनियाँ हमारे हार्ट की होती हैं इसमें भी इसी तरह से डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं। दे स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वी हैव डॉक्यूमेंटेड इट इवन एट द एज दैट इट स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 10 years 12 years। सो हम क्या बच्चों को खिला रहे हैं, हम खुद क्या खा रहे हैं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए डॉक्टर विनीता ने जो बात बताई है वो बहुत गंभीर है। पेरेंट्स भी बच्चों की बातें मान लेते हैं और उसके बाद जंक फूड्स घर पे ला करके उनको खिला देते हैं। बच्चे खुद भी बाहर से जा कर के खाते हैं। डॉक्टर विनीता जो कह रही हैं वो ये कह रही है कि जितने भी जंक फूड्स होते हैं जब उनको खाते हैं तो हमारे हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उनमें जा कर के वो जो फैट जमा होता है, धीरे धीरे वो फैट इतना जमा हो जाता है कि उससे जो आपका ब्लड फ्लो है वो इफेक्ट होना शुरू हो जाता है एंड इसके बाद तो फिर मल्टीपल डिजीज़ होनी शुरू हो जाती हैं। दैट इज़ नॉट गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ। डॉक्टर विनीता, ये आजकल जो स्मोकिंग की हैबिट है, ये स्मोकिंग हमारे हार्ट को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है? स्मोकिंग हमारे लिए हमारे हार्ट के लिए इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग। जिस तरह से स्मोकिंग हम करते हैं, हम इनहेल करते हैं, देखिए स्मोकिंग वैसे तो यहाँ पे करने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। वी ऑल आर पैसिव स्मोकर्स। पोल्यूशन इतनी है कि हम लोग सारे पैसिव स्मोकर्स तो बन ही गए हैं, ठीक है। उसके ऊपर से आप एक्टिव स्मोकर भी बन जाएं, ये कहाँ की व्हाट वुड आई से, वेयर इज़ द लॉजिक इन दिस, राइट। तो जब भी हम स्मोक करते हैं वो लंग्स को तो इफ़ेक्ट करता ही करता है, वो हार्ट की धमनियाँ हैं जो ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट की, उसको भी नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। द इंग्रेडिएंट्स इन द स्मोक दैट वी आर इनहेलिंग वो जाके इफ़ेक्ट करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड बनती है, वो हमारी इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल को अफेक्ट करके उसमें ब्रेक कॉज करती है और वहाँ पे डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स के, कोलेस्ट्रॉल का, और वो खून की धमनियाँ को नैरो कर देते हैं। एक बार ही खून की धमनियाँ नैरो हो गई, क्लॉट फॉर्मेशन उसके ऊपर अगर बना तो 100% बंद हो जाएंगी और हार्ट अटैक हो जाएगा। और ये इंसिडेंस इज़ वेरी हाई विद स्मोकर्स। स्मोकर्स में कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ का इंसिडेंस बहुत हाई होता है। जी देखिए, वैसे तो आज की तारीख में जिस तरीके से पॉल्यूशन है बाहर, वो पॉल्यूशन ही अपने आप में इतना है कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो एक स्टडी ये कहती है कि बिना पिए आप 20 से ज़्यादा सिगरेट इनहेल कर रहे हैं। और उसके ऊपर अगर आप सिगरेट पीने का भी शौक़ रखते हैं तो डॉक्टर विनीता ने समझा ही दिया है कि ये सिगरेट का धुआं जब आपके हार्ट तक पहुंचता है तो किस तरीके से आपके हार्ट की जो हेल्थ है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो आप अगर अपने दिल को सुरक्षित रखना चाहते हैं, सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो आपको तय करना है कि ये सिगरेट पीनी है या फिर इसको बंद कर देना है। डॉक्टर विनीता, आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग हियर। जी, स्मोकिंग का इंसिडेंस लास्ट 5 साल में मैंने देखा है फीमेल्स में बहुत बढ़ गया है। जी, मेल्स तो पहले करते ही थे, लेकिन अब फीमेल्स में इट हैज़ बिकम लाइक अ सोशल नॉर्म टू स्मोक, कि स्ट्रेस कम करना है, काम में बहुत स्ट्रेस हो जाता है, घर का बहुत स्ट्रेस है, इसलिए दे स्टार्टेड स्मोकिंग। नाउ दे डू नॉट नो दैट अगर वो स्मोकिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं एज द पिल्स टू कंट्रोल प्रेगनेंसी, देन इट इज़ अ कॉम्बिनेशन विच कैन बी फैटल। The incidence of heart attack increases by 5 times if this combination is taken, smoking and oral contraceptives. So first of all, I promote no smoking. अगर आपने स्मोक करना ही है तो प्लीज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मत लीजिएगा।
ये बहुत गंभीर बात आपने बताई और बहुत काम की बात बताई है। सर्दियों में वैसे तो नॉनवेज खाने का चलन 12 मासी रहता ही है जी। सर्दियों में लोग और ज़्यादा बढ़ा देते हैं इसको। नॉनवेज खाने से क्या हार्ट की सेहत को कोई असर पड़ता है? देखिए, बात नॉनवेज खाने की नहीं है। वेदर यू आर अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन, इट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप कितना फैट ले रहे हैं, कितना कार्ब्स ले रहे हैं, ये कितनी शुगर्स ले रहे हैं। इनका कॉम्बिनेशन जो होता है मात्रा का, वो आपके हार्ट की हेल्थ को डिटीरियोरेट करता है। जी। आपका जैसे सपोज हम करते हैं बात चिकन की, आप चिकन खा रहे हैं, आप अगर मैरिनेट करके चिकन खा रहे हैं, चिकन टिक्का खा रहे हैं, इट इज़ गुड फॉर यू, जी, राइट। बट इफ़ यू आर ईटिंग समथिंग लाइक अ चिकन करी जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में तेल, घी, मक्खन डला हुआ है, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। सो ट्राई टू ईट इवन फिश इज़ वेरी गुड। आई मीन नॉन वेजिटेरियंस को तो ये है कि फ़िश तो बहुत ही अच्छी होती है, ओमेगा 3 अमाइनो एसिड्स होते हैं उसमें, दे आर वेरी गुड, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो। सो फिश इज़ वेरी गुड फॉर यू। नॉन वेजिटेरियंस के लिए कोई ये नहीं है कि नॉन वेज में इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक ज़्यादा होता है, वेजिटेरियंस में कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम जो वेजिटेरियंस के पास दूध, पनीर ये रखा होता है ना, जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हम वो कम करने के लिए बोल देते हैं वेजिटेरियंस को। तो जो नॉन वेजिटेरियंस में जो रेड मीट होता है, एक्चुअली इंडिया में रेड मीट जहाँ जहाँ यूज़ होता है वहाँ पे खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज की इंसिडेंस ज़्यादा होती है। सो रेड मीट को थोड़ा कम कर देना चाहिए। मैं बंद करने के लिए तो वो भी नहीं बोलती हूँ, बट चिकन एंड फिश यू कैन हैव। इट इज़ द टाइप ऑफ हाउ यू मेक दीज डिशेस, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अच्छा, खाने में तेल कौन सा बेहतर? Little bit quantity is the matter, which has to be discussed. Which type of oil you want to use? I say every day you change the oil. आप 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल में बनाएं, अगले दिन रिफाइंड बनाएं, अगले दिन वो राइस ऑयल बनाएं, मतलब किसी ऑयल को भी यूज़ करें, देसी घी में भी बनाएं, लेकिन उसकी मात्रा कम रखें। जब हम मस्टर्ड ऑयल इज़ वेरी गुड, हमारी इंडियन कुकिंग में बहुत यूज़ होता है, इट इज़ वेरी गुड। जी, मार्केट में कई तरीके के तेल मौजूद हैं, तो इनमें अगर आप प्रेफर करेंगे तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? कि मैं तो ये कहती हूँ जी, आप ऑयल कोई भी यूज़ करिए, उसकी मात्रा कम करिए, मात्रा कम कर दीजिए। और देसी घी बिल्कुल ले सकते हैं, मात्रा कम लीजिए। मात्रा हफ्ते में 1 दिन देसी घी में खाना बनाइए, लेकिन उसकी मात्रा कम करिए। इंस्टेड ऑफ एडिंग अ बिग स्पून इन द सब्जी, यू ऐड 1 स्मॉल स्पून। अब पूरी फैमिली अगर खा रही है तो उस 1 स्पून में से आपके हिस्से में कितना आएगा? जी, मात्रा कम करिए। देखिए, एवरीथिंग हैज़ टू बी मीटर्ड, यू नो, आपको मात्रा कम करनी पड़ेगी, चाहे खाने की मात्रा है, चाहे खाने में तेल की मतलब मात्रा ऐसा नहीं है कि देसी घी की भर भर के चम्मच आप डालेंगे तो आपकी बोन्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी। देसी घी जिनकी बोन स्ट्रांग होती थी ना सर, हमारे सीनियर लोग जो थे, हमारे दादा परदादा, उनकी बोन स्ट्रांग होती थी उससे, लेकिन आपको पता है वो कितना चलते थे, उनके पास कार्स एंड बाइक्स नहीं होते थे। एग्जैक्टली, फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और तब उस टाइम पे आपको पता है, मतलब अब वॉक करने आप बाहर जाइए, आप जा सकते हैं वॉक करने सुबह, कोई नहीं जा सकता आजकल। मैं तो बोलती नहीं हूँ पेशेंट को कि जब तक सनराइज ना हो तब तक आप वॉक करने जाएं। और हमारे जब बुजुर्ग थे वो तो खेतों में टहलते रहते थे मस्त, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर होता था उस टाइम पे। देखिए, इसीलिए अगर आप देसी घी भी खा रहे हैं तो पहले ये तय कर लीजिए कि आप उसको बर्न कितना कर रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी कर रहे हैं। अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी आपकी बेहतर है तो फिर आप उसी रेशियो में आप एब्सोल्युटली देसी घी का भी सेवन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, सर्दियों का मौसम है, सूरज निकल नहीं रहा, ठंड बहुत ज़बरदस्त पड़ रही है, आप मॉर्निंग वॉक नहीं जा पा रहे, इवनिंग वॉक नहीं जा पा रहे, फिजिकल एक्टिविटीज़ कम है, तो ऐसी सूरत में अच्छा, खान पान आपका वैसे ही रहता है, खान पान आपका मजबूत रहता है, तो क्या इससे आपकी सेहत, आपके जो दिल की सेहत है उस पर असर पड़ता है? अगर आपकी एक्टिविटी नहीं हो रही है तो दिल की सेहत पे डेफिनेटली असर पड़ेगा। यू हैव टू फिगर आउट अ वे टू वॉक एटलीस्ट 40 मिनट्स कवरिंग 4 किलोमीटर्स फॉर अ हेल्दी हार्ट। अब ये कैसे करें? एक तरीका तो ये होता है, जो बड़े बुजुर्ग हमारे आते हैं, सीनियर सिटीजन आते हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग अप इन द मॉर्निंग, जो मॉर्निंग में होता है ना, ड्यू ड्रॉप्स जब होते हैं, एकदम चिल्ड एटमॉस्फेयर, स्मॉगी एटमॉस्फेयर होता है, उस टाइम पे नहीं जाएं। आप एक बारी सूर्य उदय हो जाए, मतलब 12-1 बजे जब सूर्य उदय होता है, तब आप जाएं, गार्डन में घूमें। अगर आप वो दैट विल बी द बेस्ट फॉर देम, राइट।
अदरवाइज बाकी लोगों को मैं ये बोलती हूँ कि आप मॉल में चले जाइए, इतने लंबे कॉरिडोर्स होते हैं, वहाँ जाके वॉक करिए। एटलीस्ट मतलब Don't मकसद stop, ये just है walk. कि आप जाकर के वॉक करें। बिल्कुल, एटलीस्ट फिजिकल एक्टिविटीज कुछ ना कुछ होनी चाहिए। एक्टिविटी 40 मिनट्स 4 किलोमीटर्स करना ही चाहिए। जी देखिए, अभी तक ये एक सेशन रहा और इस सेशन में हमने हार्ट की जो हेल्थ है उस पर हमारे खान पान का क्या असर पड़ता है वो हमने समझा, और आपने बड़ी खूबसूरती से बहुत ही सरल अंदाज में लोगों को समझाया, हमारे व्यूअर्स को समझाया। अब इस सेशन को एक कदम आगे ले जाते हैं जी। एक सेकंड सेशन में हम लोग पहुंचते हैं और कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनको समझते हैं। आजकल हमने देखा है कि चलते फिरते लोग अचानक गिर जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। कोई जिम जा रहा है वो अचानक गिर गया, कोई राह चलते अचानक गिर गया, कोई डांस करते हुए अचानक गिर गया, कोई किसी मंच पे, अभी तो बरेली में बीजेपी के एक विधायक थे, वो बैठ करके एक प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, स्पीच दे रहे हैं और अचानक बैठे बैठे वो गिर गए। ये अचानक बैठे बैठे हो क्या जाता है, दिल को ऐसा कौन सा आघात पहुंचता है that leads to death? This is a term known as sudden cardiac arrest. Sudden अकस्मात, cardiac related to heart. Arrest मतलब हार्ट एक स्टैंड स्टिल में आ गया, बंद हो गया, यानी दिल ने अचानक काम करना बंद कर दिया, दैट इज दिल की धड़कनें रुक गई, दिल की धड़कन रुकी, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। उसमें या तो दिल की धड़कन बिल्कुल रुक जाती है या इतनी फास्ट हो जाती है दैट द हार्ट डजंट बीट, इट स्टार्ट्स टू क्वेयर। 300-400 बीट्स पर मिनट पे हार्ट बीट कर रहा होता है। इट इज़ अ टर्म नोन एज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो पेशेंट को हो जाता है। ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होती है जो हार्ट में होती है और इससे सडन कार्डियक अरेस्ट होती है। आपने तारें देखी हैं दो, अगर एक्सपोज तारें हों जी, जिनके ऊपर कवरिंग नहीं हो, गलत तारे जुड़ जाएं तो क्या होता है, स्पार्क्स निकलते हैं ना जी। उसी तरह के स्पार्क्स आपके हार्ट में निकल रहे हों तो उसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये स्थिति कैसे उत्पन्न हो जाती है? इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं। देखिए, एक तो अगर आपको पास्ट में हार्ट अटैक हुआ है, आपका हार्ट फंक्शन 35% से कमज़ोर है, नॉर्मल हार्ट फंक्शन 55 to 60% होता है और ये इको से जांच किया जाता है। ओके। अगर 35% से कम है क्योंकि आपकी हार्ट की मसल डेड हो गई जी, हार्ट अटैक हुआ, उसके साथ हार्ट की मसल डेड हो गई जी। आपका हार्ट फंक्शन 35 से कम आ गया तो आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा हो जाती है टुवर्ड्स सडन कार्डियक अरेस्ट। जी, ठीक है, हम उसकी पेशेंट की आगे जांचें करते हैं ताकि उनको बता सकें वेदर दे आर सेफ और दे आर अनसेफ फ्रॉम सडन कार्डियक अरेस्ट। इसमें इंसिडेंस बहुत हाई होता है सडन कार्डियक अरेस्ट होने का। दूसरी कैटेगरी होती है कुछ पेशेंट्स ऐसे जिनमें जेनेटिक या हेरिडिटरी डिजीज़ होती हैं जिनको हम लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ब्रुगाडा सिंड्रोम, ARVD इस तरह के नामों से पुकारते हैं। ठीक है, ये ECG में डिफेक्ट होते हैं। हमारी ECG एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जो हार्ट बीट को डिफाइन करती है। उसमें क्या कुछ डिफेक्ट है जिसमें हेरिडिटरी प्रॉब्लम पेशेंट को हुई है, वो अगर हुआ है तो हम एक ECG की जांच से पता कर सकते हैं कि क्या दीज पीपल आर अप अगेंस्ट सडन कार्डियक अरेस्ट। इनमें इंसिडेंस ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट इज़ वेरी हाई। और ये जो लोग होते हैं ये ऐसा नहीं है कि आपने ये टर्म सुनी नहीं तो ये होता नहीं है, यू नो, पब्लिक में। हमारे इंडिया में भी इसका इंसिडेंस बहुत हाई है। पहले कुछ लोग कहते थे कि इंडिया में नहीं होता, इंडिया में जांच नहीं होती है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि जांच नहीं कराते। कितनी बारी बच्चों का देखा आपने ECG कराते हुए, कितनी बारी बड़ों ने कराया है ECG, दे डोंट गेट इट डन। और अगर करा के हैं तो करा के अपने पास रख लेते हैं, दिखाते नहीं हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते ही नहीं हैं कि पता करें कि आर दे अप अगेंस्ट सडन कार्डियक अरेस्ट और नॉट। सो इसका जांच कराना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो लोग स्वस्थ हैं और वो चाहते हैं कि अपने दिल की सेहत सडन कार्डियक अरेस्ट स्वस्थ लोगों में होती है, तो हमें क्या बीमार नहीं पड़ना पड़ेगा आपको। सडन कार्डियक अरेस्ट सडनली आएगा, अकस्मात आएगा, कार्डियक होगा, अरेस्ट होगा। इसलिए बेटर ये है कि पहले जांच करा के अपने को रखिए। अब मैं इस बात को इस तरीके से पूछ लेता हूँ कि मान लीजिए आज की तारीख में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन मेरे दिल में या दिल की सेहत में किसी तरीके का कोई गलत, अभी उसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो मुझे आज ठीक रहते हुए ही क्या जांच करा लेनी चाहिए जिससे मुझे ये पता लग जाए कि मेरा दिल ठीक है, उसको कोई परेशानी नहीं है? एब्सोल्युटली।
सर पहले हम लोग करते थे कि 40 प्लस आप 40 टच किए, उसके बाद आप अपना जांच कराइए, जी। प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप या कोई प्रिवेंटिव पैकेज है वो ले लीजिए। कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में सर बहुत अच्छे पैकेजेस होते हैं। जी। पहले हम कहते थे 40 प्लस पे करेंगे, ठीक है। अब हमने वो एज रिड्यूस कर दी है। पोस्ट कोविड मैंने इतने सारे यंगस्टर्स को जाते हुए देखा है बिकॉज दे डिड नॉट गेट देयर चेकअप डन, एंड कोविड ने हमारी हार्ट हेल्थ को बहुत ख़राब किया है। हम लोग जब कोविड से सफ़र कर रहे थे, वी वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रेस्पिरेटरी पैरामीटर्स कि उसकी सैचुरेशन तो नहीं कम हो रही, पल्स ऑक्सीमीटर सबको दिलवा दिए, सीटी स्कोर्स करा दी कि लंग्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। किसी ने नहीं देखा तब दैट एक्चुअली कोविड ने कितने लोगों को मायोकार्डाइटिस किया है, विच मीन्स उसकी पेशेंट की हार्ट हेल्थ को अफेक्ट किया है। अब मायोकार्डाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है हार्ट की मसल की। इन्फ्लामेशन हुई, वो सेटल हुई, वो किस तरफ सेटल होगी ये टाइम बताता है। तो पोस्ट मायोकार्डाइटिस अब जो लोग आ रहे हैं धड़कनों की प्रॉब्लम्स के साथ, हार्ट फेलियर के साथ, हार्ट की मसल को जो कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, स्कार बने हुए हैं, उसके साथ आ रहे हैं, उससे हार्ट की धड़कनों की जो एबनॉर्मेलिटी है बहुत ज़्यादा हो रही है। इसीलिए सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस इतना हाई हो गया है। जी। अब देखिए हमारे कैमरामैन जो है ना वो मुझे इशारा करके कह रहे हैं कि पूछ लीजिए डॉक्टर विनीता से कि मैं जाकर के आज कौन सा टेस्ट करा लूँ जिससे मुझे ये पता लग जाए कि मेरे दिल को कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके आप एक पैकेज होता है, हेल्थ पैकेज, हेल्दी हार्ट पैकेज का होता है। हमारे यहाँ इसको प्रिवेंटिव हार्ट चेकअप बोलते हैं, PHP का बोलते हैं चेकअप। अपोलो में बहुत अच्छा पैकेजेस हैं इस तरह के, और इसे हर एक अच्छे हॉस्पिटल में ये पैकेजेस बने हुए हैं विच आर वेरी इकोनॉमिकल ऑल्सो, राइट। आप वो जाके टेस्ट कराइए, उसमें बाय एंड लार्ज हार्ट के सारे टेस्ट पूरे हो जाते हैं। एक बेसिक ECG हो जाएगा, एको हो जाएगा, TMT हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट हो जाएगा और एक्सरे हो जाएगा। ये सारे टेस्ट के साथ आप प्लीज़ ये टेस्ट कराने के बाद एक कार्डियोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए या एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से मिलिए। ये भी बता दीजिए। कुछ भी नहीं होता है, 5-6 हज़ार का खर्चा है, लेस देन गोइंग टू अ थिएटर एंड वॉचिंग अ मूवी विद पॉपकॉर्न्स इन योर हैंड। दैट्स ग्रेट। और आप फैमिली को लेके जाते हैं, 10,000 से कम नहीं खर्चते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये हमें टेस्ट कितने समय के अंतराल में करा लेना चाहिए? एटलीस्ट वंस अ ईयर, एटलीस्ट। यस, ठीक है। और एज हमने अब जो कर दी है 25। आई टेल एवरीबडी 25 प्लस प्लीज गेट योर हेल्थ चेकअप डन। एक हेल्थ चेकअप बेसिक करा के रखिए, देखिए क्या आएगा उसमें, सब कुछ ठीक आएगा। खुशी की बात है ना जी। ये तो नहीं आप कंप्लेन कर सकते पैसे खर्चवा दिए सब कुछ ठीक निकला जी, राइट। ऐसा साइकी भी है लोगों का, तो इसलिए उस साइकी से बाहर निकलिए। अगर सब कुछ ठीक है तो इट इज़ गुड टू नो कि आपका सब कुछ ठीक है। देखिए अगर आप स्वस्थ हैं तो बेहतर है कि 5-6 हज़ार रुपये का खर्चा और कर लीजिए। एक बार अपने दिल की जांच ज़रूर करा लीजिए। 5-6 हज़ार रुपये का पैकेज है और कुछ बेसिक टेस्ट हो जाएंगे और समय से पहले आपको पता लग जाएगा कि आपके दिल को कोई परेशानी है या फिर नहीं है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक या हार्ट फेल, इनमें फ़र्क क्या है? 3 टर्म्स आपने यूज़ की सर, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट। जी, ये तीनों के बारे में आपको मैं समझाती हूँ, राइट जी। ओके। अगर आपके घर में पानी का सिस्टम जो लगा हुआ है वो ख़राब होता है, आप किसको बुलाते हैं? इलेक्ट्रिशियन। पानी के सिस्टम के लिए तो प्लम्बर को बुलाएंगे ना हम, राइट। क्योंकि वो खून जो नालियां हैं वो चोक हो गई हैं, आप प्लम्बर को बुलाएंगे, वो सफाई करवाएंगे, राइट। इसी तरह से जो ब्लड सप्लाई करती हैं हार्ट को, वो नाड़ियां अगर ख़राब हो जाएं, वो चोक हो जाएं, तो उनका हार्ट अटैक होता है। तब इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट उनको ठीक करते हैं, उनको खोलते हैं, उनकी सफाई करते हैं और उसमें स्टेंट डाल देते हैं, राइट। सो उनकी इन धमनियों के बंद होने से हार्ट अटैक होता है। सो दैट इज़ अ प्लम्बर्स जॉब, ओके, ठीक है। वो खून की धमनियाँ जो हैं वो क्लॉग हो गई। अब बात करते हैं, अगर आपके घर में बिजली चली जाए तो आप किसको बुलाएंगे? स्वाभाविक इलेक्ट्रिशियन को। सो जो इलेक्ट्रिसिटी का डिपार्टमेंट होता है वो होता है हार्ट बीट का डिपार्टमेंट। हार्ट में एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क भी होता है। देयर इज अ साइनस नोड, देयर इज एन AV नोड, देयर आर बंडल ब्रांचेस। सो दिस इज द, इसकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे। आई एम अ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन ऑफ द हार्ट। मैं हार्ट बीट्स के साथ डील करती हूँ जी, ठीक है। अब दिल की धड़कनें फास्ट हो जाएं, दिल की धड़कनें स्लो हो जाएं तो हम उनको फिक्स करते हैं। अगर जो हार्ट अटैक जब हो जाता है, राइट, तो हार्ट में स्कार बन जाता है, हार्ट की मसल डेड हो जाती है। उससे हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है वो डाउन चला जाता है।
अगर हार्ट का पंपिंग एक्शन 35% से कम हो जाए तो हार्ट फेलियर में जा सकता है। ओके। वो पंप नहीं करेगा। अगर वो पंप नहीं करेगा तो ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी पूरी बॉडी को। इसका मतलब ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, फ्रॉम द हार्ट टू द ब्रेन टू द किडनीज टू द लंग्स विल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड। पेशेंट इरिटेटिव रहेगा, उसको सांस लेने में दिक्कत रहेगी, उसका वेट गेन हो सकता है क्योंकि यूरिन के किडनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो यूरिन नहीं बन रहा है पूरा प्रॉपरली, पानी जो बॉडी में है वो बाहर नहीं निकल रहा है। इस तरह की तकलीफ़ें आएंगी और हार्ट फेलियर में चला जाएगा। इसको कहते हैं हार्ट फेलियर। अब वो जो स्कार होते हैं, जो स्कार बन जाते हैं हार्ट में, हार्ट की मसल ख़राब हो गई, वहाँ स्कार बन गए, वहाँ से इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग होती है। ओके। जो इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स निकलते हैं वहाँ से स्कार के अराउंड एरिया से निकलते हैं, वो हार्ट बीट को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देते हैं। दे मेक द हार्ट टू क्वेयर एट अ वेरी फास्ट रेट, 300-400 बीट्स पर मिनट। ब्लड प्रेशर फॉल कर जाता है, इंसान चक्कर खा के गिर जाता है, उसको सिनकपी या बेहोशी हो जाती है और हार्ट बिल्कुल स्टैंड स्टिल में चला जाता है, जिसको कि सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इस वक्त सिर्फ 6 मिनट होते हैं आपके पास। अगर उस पे इंसान को जो आपके आसपास गिर गया है, बेहोश होकर गिर गया है, उसको बचाना है तो आसपास जितने लोग खड़े हैं, या हम अगर वो हॉस्पिटल में ये सपोज हो गया तो हम लोग जो उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 6 मिनट हैं टू स्टार्ट समथिंग नोन एज कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन और CPR। उससे हम पेशेंट की या उस इंसान की जान बचा सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं चूँकि CPR का एक लाइव डेमो भी आपसे कराने की कोशिश करूँगा हमारे न्यूज़ रूम में ही, ताकि लोगों को ये समझ में आ सके कि किस तरीके से हमें वो एक्टिविटी करनी चाहिए। ज़रूर। क्योंकि 6 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं। 6 मिनट में ज़िंदगी इधर या उधर हो जाती है। उधर। यहाँ 2 टर्म और आते हैं, एक स्टंट का डलना और एक बाईपास सर्जरी। ये इसका अर्थ भी समझा दीजिए। देखिए, जब खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज होती है, जो धमनियाँ ब्लड सप्लाई कर रही हैं हार्ट को, उनकी ब्लॉकेज हो गई तो 2 तरीके होते हैं उसको, इनफैक्ट 3 तरीके होते हैं उसको ट्रीट करने के। एक, हम खून पतला करने की दवाई दे सकते हैं, क्लॉटिंग, जो क्लॉट बना है उसको क्लॉट बस्टर मेडिसिन होती है, इंजेक्शन दे सकते हैं। दूसरा, हम उसकी धमनियों को खोल के वहाँ एक जब खोल देंगे तो वहाँ ब्लॉकेज दोबारा ना हो, इसलिए स्टेंट डाल सकते हैं। और तीसरा, उनको बाईपास कर सकते हैं, जहाँ ब्लॉकेज है उसके आगे ग्राफ्ट लगा के कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी कर सकते हैं। तो ये 3 डिफरेंट तरीके हैं खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज को ट्रीट करने के। जी। अच्छा, एक टर्म है कोलेस्ट्रॉल। जी। ये कोलेस्ट्रॉल क्या है और ये बैड कैसे हो जाता है, गुड कैसे हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल एक कंपोनेंट है बॉडी का जो कि लिवर में बनता है। जी। कोलेस्ट्रॉल हमारी सबकी बॉडी में बनता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम। और जो हमारे खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कुछ होती है, हमारे खान पान में डिपेंड करता है, उससे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, थोड़ा बहुत तो हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है नॉर्मल मात्रा में, लेकिन अगर वो बढ़ जाए तो वो उसके डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं खून की नाड़ियों में। पूरी बॉडी की खून की नाड़ियाँ जो होती हैं वहाँ कहीं ना कहीं डिपॉजिट हो सकते हैं, लेकिन इनका प्रिडिलेक्शन ज़्यादा है हार्ट की खून की नाड़ियों में डिपॉजिट होने का। तो उससे क्या होता है, क्लॉट बन जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, फैट में बहुत होता है कोलेस्ट्रॉल, वो डिपॉजिट हो जाता है, तो वो खून की नाड़ियों को बंद कर देता है और उससे हार्ट अटैक हो सकता है। There is something known as a good cholesterol, which is the HDL cholesterol. There is something known as a bad cholesterol, which is an LDL cholesterol, that is low density lipoprotein. तो ये जो दोनों की मात्राएं होती हैं, अगर हम कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराते हैं उसमें हमारी को मात्राएं लिखी होती हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए प्रोटेक्टिव होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली अगर बैड बोल रहे हैं तो इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। सो जो गुड कोलेस्ट्रॉल हम कोशिश करते हैं बढ़ाएं, कुछ दवाइयाँ होती हैं हम वो देते हैं, उससे बढ़ता है। जितनी हम एक्सरसाइज करें हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सम स्टडीज़ हैव शोन टेकिंग अ ग्लास ऑफ वाइन increases good cholesterol, but I don't totally promote that. But एक्सरसाइज से डेफिनेटली गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इसीलिए फिज़िकल एक्टिविटी का हम बहुत ज़्यादा रोल दिखाते हैं हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए। अच्छा, ये हार्ट अटैक है या फिर कार्डियक अरेस्ट, इस तरीके कोई सिम्टम्स हमारी बॉडी को मिलना शुरू होता है कि हमें दिक्कत होने वाली है, वो सिम्टम्स क्या हैं ताकि हम समय से पहले पहचान सकें कि हमारे दिल को कोई प्रॉब्लम हो रही है?
देखिए, वेदर इट इज़ कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डेफिनेटली सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और इफ़ नॉट मोर एटलीस्ट एक हफ्ता पहले से सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं कि कुछ सही नहीं है। बट हमारी आदत ये है, वी ऑलवेज पोस्टपोन थिंग्स, वी ऑलवेज अवॉइड थिंग्स। ये इंडियन नेचर है, मैंने देखा है कि हम पोस्टपोन कर देते हैं, नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे वहम होगा, गैस बन गई होगी, थोड़ा सा ये खा लेते हैं, थोड़ा सा वो पी लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा, कल सुबह मैं सो के उठूंगा, मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, योर बॉडी इज़ नॉट फीलिंग एनर्जेटिक इनफ, आप पूरे नॉर्मल नहीं फील कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्ट करने को तैयार भी नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाना है और डॉक्टर के पास जाना है। सो सटल साइंस ऑफ हार्ट अटैक and some patients even of sudden cardiac arrest, they start having subtle signs of sudden cardiac arrest in form of थोड़ी palpitations होती हैं, you start feeling uncomfortable, आपको extra beats आ रही हैं, ectopics आ रहे हैं, तो वो इस तरह से आपको subtle signs आने शुरू हो जाते हैं पहले से, बट हम avoid करते हैं। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि avoid नहीं करने चाहिए। If you are feeling something, यू शुड गो टू अ हॉस्पिटल, एक डॉक्टर को मिलना बहुत ज़रूरी है। जी, अच्छा, इसी में एक चेस्ट पेन भी होता है कि हमें दर्द उठना शुरू हुआ और ऐसा लगता है कि शायद ये कहीं दिल को कोई नुकसान ना पहुंचा रहा हो। कई बार गैस का दर्द भी होता है, तो ये चेस्ट के पेन में और गैस के पेन में किस तरीके से हम डिफ़र कर सके, क्या हम पहचान सकते हैं? आपका डॉक्टर पहचान सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? इसीलिए मैंने बोला है ना कि आपको इस तरह के सटल सिम्टम्स हों। देखिए, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। अब ये नहीं पता किसी को, ठीक है, कि मेल्स और फीमेल्स, मेन आर फ्रॉम मार्स, फीमेल विमेन आर फ्रॉम वीनस, राइट? सो जैसे वो प्लैनेट्स डिफरेंट है, वैसे उनका हार्ट भी डिफरेंट है, स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, हार्मोनिकली डिफरेंट है, सो दैट इज उनके सिम्टम्स भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन हम कभी भी उन सिम्टम्स को उनके ऊपर तवज्जो नहीं देते, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, एंड वी स्टार्ट अवॉइडिंग देम। जो आपने पिक्चर देखी होगी, कई बार देखा होगा लोगों को कि इस तरह से ऐसे पकड़ा हुआ छाती में हुआ है कि दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, इस तरह से हो रहा है। दिस हैपन्स इन मेल्स, जो आपका लेफ्ट साइड पे दर्द होता है, एंड कई बार सेंटर में होता है। अब सेंटर में दर्द आपका एसिडिटी का भी हो सकता है, हार्ट अटैक का भी हो सकता है। विच इज़ मोर डेंजरस? विच इज़ मोर डेंजरस, आप बताइए? हार्ट अटैक या एसिडिटी, विच इज़ मोर डेंजरस? हार्ट अटैक। ऑफ कोर्स हार्ट ऑलवेज टेक्स अ प्रेसिडेंस, राइट? लेकिन आप कंफ्यूज करके बैठे हो, नहीं ये तो एसिडिटी होगी, और उस दिन में अगर आपकी हार्ट अटैक हो गया तो। मेरे पास अभी एक पेशेंट आया, इतना सिक पेशेंट, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं कल रात से उनको ही मैनेज कर रही हूँ, कल शाम से उनको ही मैनेज कर रही हूँ। 5 दिन से उनको पेन हो रहा है, और वो इनो ले रहे हैं और एसिडिटी का दर्द समझ रहे हैं, और स्टटरिंग एमआई हो रहा है, मतलब धीरे धीरे करके हार्ट अटैक बढ़ता गया। उसके बाद उनकी एंजियोप्लास्टी भी हुई, लेकिन बाहर कहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रप्चर हो गया हार्ट में, क्योंकि इस तरह से बुरी तरह से ट्रीट किया उन्होंने खुद को। You don't know how many modalities are available of heart attack. हार्ट अटैक से 90% लोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, लेकिन you have to reach the hospital in time. You have to start taking the treatment in time. अगर आप पोस्टपोन करते रहेंगे then it is a delayed heart attack. ना तो आपकी हार्ट के मसल को हम बचा सकते हैं, ना आपको बेटर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं, और ना ही आपको वो उसके बाद जो ट्रीटमेंट कराया है उसका उतना फ़ायदा होगा जितना कि आप टाइम पे अगर कराएंगे तो उसका फ़ायदा होता है। सो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़, अगर आपको पेन एसिडिटी भी लग रहा है, जाइए डॉक्टर के पास, जाइए उनको दिखाइए। क्या होगा, वो यही कह देगा ना, एसिडिटी की दवाई है, ये ले लो तुम, ठीक है। लेकिन अगर हार्ट अटैक मिस हो गया तो यू विल रिपेंट दैट फॉर लाइफ, विच इज़ नॉट गुड। क्या शुगर के मरीजों को हार्ट अटैक का पेन उतना महसूस नहीं होता? नहीं, करेक्ट बोल रहे हैं आप, नहीं होता है महसूस। उनको जो शुगर की वजह से क्या होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ऑल्सो। सो इस तरह से उनको जो नॉर्मल पेन होती है वो नहीं होती है। उनको द सिम्टम्स में बी ब्रेथलेसनेस, द सिम्टम्स में बी फीलिंग अनकम्फर्टेबल, ऐसे लग रहा है वज़न रखा हुआ है पर पेन नहीं होगी, ऐसे लगेगा छाती पे वज़न रखा, पेन नहीं हो रहा है। थोड़ा सा चल रहे हैं तो सांस फूल रहा है, सांस फूलने का तकलीफ़ ज़्यादा हो सकता है।
So they are different symptoms. That's why it is important for you to go and see the doctor. At least वो आपको diagnose तो सही से करेंगे. सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना क्या ये नुकसानदेह है? बिल्कुल है. हार्ट को कैसे नुकसान करते हैं? देखिए नहाने की बात आप कर रहे हैं ना, सर्दियाँ ही हार्ट को इफ़ेक्ट करती हैं. What you have to understand that when you are in a extremes of temperature, like बहुत कोल्ड में है, जैसे आजकल कोल्ड हो रहा है, अपने आप को वार्म रखना बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि हमारी जो नाड़ियाँ हैं ना वो सिकुड़ जाती हैं. सिकुड़ के क्या करती हैं, वो जो हीट को है, बॉडी की हीट को कंजर्व करने की कोशिश करती हैं, अपने पास नॉर्मल तक रखती हैं. अब वो जो सिकुड़ी हुई नाड़ियाँ हैं उसके ऊपर आप फिर ठंड में निकल गए तो वो और सिकुड़ेंगी ना. और अगर उसमें ब्लॉकेज होगी, हार्ट की नाड़ियाँ भी सिकुड़ रही हैं, उसमें ऑलरेडी ब्लॉकेज है, वो सिकुड़ के उन्होंने हार्ट अटैक कर देना उसी वक्त. बिकॉज द ब्लड सप्लाई, एक तो चोकिंग हुई है, उसमें क्लॉट बना हुआ है या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ है, ऊपर से वो और नैरो हो गई, तो वो तो हार्ट अटैक करेंगे. इसलिए इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक मतलब वो जो गाना है कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, नहीं नहाना चाहिए, सर्दियों में नहीं नहाना चाहिए, नहीं थोड़ा सा इस बात को समझें. सर्दियों में ठंडे पानी का सेवन नहीं करना, लेकिन गर्म पानी का सेवन हमारी सेहत के लिए, हमारे दिल की सेहत के लिए कितना ठीक है? गर्म पानी का दिल के सेहत से कोई लेना देना नहीं है. आप पीना चाहते पीजिए, मतलब उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको. बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. एक आखिरी सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा मैं. ये मामला जो है चूँकि दिल का है और दिल अक्सर आजकल लोगों का टूट जाता है जी, तो जो लोग जिनका दिल टूट गया है वो क्या करें? जिनका दिल टूट गया है वो क्या करें? जी. ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. देखिए, अगर तो रोमांटिकली आप बात कर रहे हैं या वैसे आप टेक्निकली बात कर रहे हैं? मैं टेक्निकली बात कर रहा हूँ. So, अगर दिल का टूट गया आपकी है, दिल की सेहत का क्या असर बहुत फर्क पड़ता है. देखिए, जो दिल का टूटने का मैंने आप स्टार्टिंग में भी आपसे बात किया है ना, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, दैट इज अ एक्चुअल टर्म, दैट इज अ टेक्निकल टर्म ऑफ ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, एंड दिस इज रिलेटेड बेसिकली टू कार्डियोमायोपैथी नोन एज टाकासोबू कार्डियोमायोपैथी. उसमें ये होता है कि हमारे हार्ट की शेप बदल जाती है. इट मे बी बिकॉज ऑफ फिज़िकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई आपकी सर्जरी हुई है, मैसिव बड़ी सर्जरी हुई है, उसके कारण बॉडी में बहुत कैटाकोलामीन्स प्रोड्यूस हुए हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट से वो हार्ट की शेप चेंज हो जाती है. जो नॉर्मल इलिप्टिकल शेप होती है हार्ट की, दैट बिकम्स लाइक एन अर्न, वो फूल जाता है और उसकी नेक नैरो हो जाती है. दिस रिजेंबल्स अ जापानीज अर्न विच इज़ यूज टू कैप्चर ऑक्टोपस. ऑक्टोपस को कैप्चर करने के लिए वो जापानीज वो अर्न यूज़ करते हैं, जिसको टाकासोबू बोलते हैं. इसीलिए इसकी टर्म ही हम टाकासोबू कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं उसको. उसके बाद क्या होता है, ईसीजी में चेंजेस आती हैं. ये सब कुछ होने के साथ साथ अगर हम पेशेंट को सही से मैनेज करें, जस्ट गिव देम द टाइम, हम उसका जो रीज़न होता है, ट्रिगर होता है, उसको हम रिमूव कर दें. जो ये टाकासोबू कार्डियोमायोपैथी कर रहा है उसके रीज़न को हम रिमूव कर दें, तो तब वो क्या होता है कि ये हमारी रिवर्स हो जाती है, पूरी के पूरी पेशेंट ठीक हो जाता है, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम से बाहर निकल आता है. अच्छा, तो जो जिनके दिल टूटे उनको एक राय दे दीजिए छोटी सी. अपने दिल का ख्याल रखिए, दिल को प्यार करिए, खुद को प्यार करिए. देखिए, जिसको जो आईने में दिखता है ना सुबह सुबह, उसके साथ आपने पूरी लाइफ गुजारनी है, तो उसको प्यार करना सीखिए. और अगर आप उसको प्यार करेंगे तो अपने दिल को प्यार करेंगे, इसलिए और दिल स्वस्थ रहेगा. खुद को प्यार करना हम भूल गए हैं. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, ये ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, ये हमारे हार्ट की सेहत को कैसे इफेक्ट करता है? ब्लड प्रेशर, देखिए, खून की नाड़ियों में रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, वो थिक हो गई हैं, तो इसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं. हार्ट को उतना ही काम ज़्यादा करना पड़ेगा. अगर आपकी नाड़ियाँ बहुत थिक हो गई हैं, अगर आपकी देखिए ना, जो पानी का सप्लाई है, वेसल्स, पानी का सप्लाई होता है घर में, उसमें अगर चोकिंग हो जाए तो रेजिस्टेंस से ज़ोर से जाता है ना पानी, तो उसी तरह से ब्लड भी ज़ोर से जाएगा, तो हार्ट को फंक्शन ज़्यादा करना पड़ता है. जी, और वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है. एब्सोल्युटली, हार्ट की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है. डॉक्टर विनीता, हम आपसे समझना चाहेंगे कि CPR क्या है और कैसे इसके दिया जाता है. इसके लिए मैं एक लाइव डेमो आपसे कराना चाहूँगा. हम हमारे न्यूज़ रूम की तरफ चलें क्या, अगर इजाज़त हो? ज़रूर.
आप आसपास देखेंगे, स्क्रीम फॉर हेल्प, क्योंकि आपको एक हाथ और चाहिए होगा उनको बचाने के लिए। 6 मिनट का टाइम है, लेकिन सबसे पहले यू हैव टू स्क्रीम फॉर हेल्प। किसी और को आसपास देखिए है कि नहीं है। आपके फ़ोन में, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, एक इमरजेंसी कंटैक्ट नंबर होना चाहिए, या एम्बुलेंस का या किसी हॉस्पिटल की, आसपास की हॉस्पिटल की इमरजेंसी का। वो नंबर आपके स्पीड डायल पे होना चाहिए। अब उसके बाद उस इंसान को देखिए जो गिर गया है। हमारे दोस्त यहाँ पे लेटे हैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने हमने के लिए। कोशिश की है कि हम छोटा सा एक डेमो दे सकें, जी। समझा सकें, तो एक समझाइश के लिए ये पूरा प्रयास है, प्लीज़ समझिए इसे। ये इनको जब ये कोई गिर गया है उसको सीधा लेटाना है, इस तरह से पीठ के बाहर सीधा लेटाना है। नीचे एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए, जैसे ज़मीन होनी चाहिए या कोई लकड़ी का तख्ता होना चाहिए, उसके ऊपर लेटा होना चाहिए ताकि सॉलिड सरफेस हो। उसके बाद सबसे पहले आप उनको पैट करके देखेंगे कि वो बेहोश हुए हैं एक्चुअली कि नहीं। ठीक है, आप ठीक हैं, इतनी ज़ोर से बोलना है कि ताकि उनको, और टैप पैट भी ऐसे करना है कि अगर वो बेहोशी के या सरूर जैसे बोलते हैं ना, सरूर के उसमें बेहोशी में हो, तो उस वक़्त वो आपको जवाब दें। अगर वो जवाब दे रहे हैं तो कुछ नहीं करना, तब उनको क्या करना है, टांगे ऊपर कर देनी है सिर्फ। ठीक है, अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो आपने उनका सबसे पहले, प्लीज़ टेक योर 2 फिंगर्स, अपने नेप ऑफ द नेक पे फील करिए, एक कैरोटिड पल्स होती है। सब लोग करिए आप लोग, हम यहाँ सेंटर में हैं, सबको सिखा रहे हैं। दोनों उंगलियों से यहाँ नेप ऑफ द नेक पे, इस एंगल पे, जॉ के एंगल पे एक पल्स होती है, कैरोटिड पल्स, उसको फील करिए। आपको वो ऐसे फील होती हुई फील होगी, यहाँ पे उंगली पे महसूस होगी। ये दोनों उंगलियाँ आप ये जिस इंसान गिरा है उसकी नेप ऑफ द नेक पे रखेंगे, एंड यू विल ट्राई टू फील फॉर द पल्स। अगर आपको पल्स फील हो रही है तो कुछ नहीं करना है, तब आपने सिर्फ टांगे ऊपर करनी है। अगर ये पल्स नहीं फील हो रही तो नेक्स्ट यही दोनों उंगलियां आपने नाक के नीचे रखनी है। अपने नाक के नीचे रखिए, आप सांस को फील कर सकते हैं, राइट। ये दोनों नाक के नीचे रखनी है आपको। अगर उनकी सांस फील हो रही है और इधर साइड से देखें तो उनकी छाती ऐसे ऊपर नीचे होती हुई लग रही है तो रुकिए। अगर वो नहीं लग रही, ये छाती मूव करती हुई नहीं लग रही, तो हमारे बॉडी के सेंटर में एक बोन होती है, चेस्ट में सेंटर में एक बोन होती है जिसको हम स्टर्नम बोलते हैं, उस बोन को ये फील करिए। उसके बाद आपने हार्ट की, जो हाथ की एक मूवमेंट बनानी है, इस तरह से एक हाथ को लेना है, दूसरा हाथ से उसको लॉक करना है, और ये जो हथेली होती है इसका यूज़ करना है, इस तरह से लॉक करके बाजू बिल्कुल सीधी करके ये ऊपर रखना है इनको, एंड यू हैव टू गो अप एंड प्रेस। मैं इनको प्रेस नहीं करूँगी, दर्द होगी, लेकिन आपको प्रेस करना है। ये एंगल आपका बना होना चाहिए, आपकी बाजू बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी पीठ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, इस तरह से एंगल बनना चाहिए इन दोनों का। ऐसे नहीं करना है, यूँ नहीं करना है, दिस इज़ नॉट राइट। ठीक है, बिल्कुल सीधे हाथ रख के, ये सेंटर में ऐसे रख के ये दबाना है। अब दबाने का कितना होना चाहिए, देखिए, इमेजिन करिए हार्ट एक मसल है, वो चेस्ट केज के अंदर है, राइट। चेस्ट रिब्स जो होती हैं उसके अंदर है। आपने हार्ट के मसल को ऐसे हाथ से पंप करना है, तो इतना मूवमेंट होना चाहिए कि वो ब्लड प्रोड्यूस कर सके। आपने उसकी ब्लड की सर्कुलेशन मेंटेन करनी है जब तक कि कोई हेल्प ना आ जाए। तो इस तरह से आपने पूरा प्रेस करना है ताकि वो एटलीस्ट 1-1.5 इंच का प्रेशर पड़े, राइट, 1 से 1.5 इंच का। ना किस स्पीड पे करना है, you have to do it at least 100 times in 60 seconds. 60 to 100 times. It goes like 1, 2, 3, 4, 5, 6. एक गाना है Staying Alive, हम उसकी बीट यूज़ करते हैं, Staying Alive, Staying Alive. So it goes like 1, 2, 3, 4, 5. मतलब बहुत फास्ट करना होता है आपने, आपको। yes, आपने 60 to 100 times in a minute करना है एटलीस्ट। कितनी देर तक करना है ना, देखिए, ये जो अगर आप करके देखें ना किसी के ऊपर, मैं मैनिक्विन लेके आऊँगी, आप उसके ऊपर करके देखेंगे, इट इज़ अ वेरी टायरिंग थिंग। इसीलिए मैंने बोला सबसे पहले क्या करना है, यू हैव टू कॉल फॉर हेल्प, ताकि हैंड चेंज हो सकें। ठीक है, कोई ना कोई आपके पास आ सकते हैं। जब तक आप थके नहीं, जब तक एम्बुलेंस ना आए, तब तक आप करते रहिए। जनरली हम क्या करते हैं, 2 साइकिल देते हैं, उसके बाद हम फिर से पल्स चेक करते हैं, फिर से हम रेस्पिरेशन चेक करते हैं देखने के लिए कि हमारा CPR ने क्या इनको बचाया। अगर वो अभी भी पल्स नहीं है, अभी भी रेस्पिरेशन नहीं है, तो कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई हेल्प के लिए आ जाए, उनको बोलिए फ़ोन मिलाएं एम्बुलेंस के लिए दोबारा, और साथ में आके आपका हाथ बताएं। द चेंज ऑफ हैंड्स इज़ रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ वेरी टायरिंग,
इट इज़ वेरी वेरी टायरिंग टू डू दैट। मींस ये सीपीआर देने की प्रक्रिया है लगातार हम जारी रखें जब तक कि वो होश में ना आए। जब तक या वो होश में ना आए या आपके पास एम्बुलेंस ना आए, एम्बुलेंस ना पहुंच जाए, ये ज़रूरी होता है इसी तरह से सर्कुलेट करना। अदरवाइज़ आप बिल्कुल भी मतलब, एंड प्लीज़ एक बात और समझनी है, जिन लोगों को सीपीआर आता भी है वो लोग सीपीआर स्टार्ट नहीं करते। क्यों? हमारे को शौक है, कोई गिर गया वीडियो बनाओ सबसे पहले कि क्या हो रहा है। मतलब हम हेल्प नहीं करना चाहते हैं, हम वीडियो बनाना चाहते हैं और सोशल मीडिया पे डालना चाहते हैं। सो आपको एक अंदर जज्बा होना चाहिए लाइफ बचाने का। यू हैव टू स्टार्ट सीपीआर। एनी काइंड ऑफ सीपीआर इज़ बेटर देन नो सीपीआर। देखिए जो बेहोश होकर गिर गया वो तो वैसे ही मर गया ना, आप उसको एक जिंदा रहने का एक छोटा सा, यू आर गिविंग देम अ सोल्यूशन टू स्टे अलाइव, राइट, एक जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो एनी फॉर्म ऑफ सीपीआर, अगर आप गलत भी कर रहे हैं, सपोज आप ऐसे बाजू नहीं रख पा रहे, आप ऐसे रख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, वो कर रहे हैं, दैट इज़ बेटर देन नो सीपीआर, क्योंकि अदरवाइज तो उसके जान बचने का कोई चांस नहीं है। दूसरा, वी आर प्रोटेक्टेड बाय गुड सेमेटेरियन लॉ। हमारी कंट्री में वी हैव अ गुड सेमेटेरियन लॉ जो ये बताता है कि अगर आप सीपीआर करेंगे, आप डैमेज नहीं कर रहे हैं, आपको कोई लीगली वो फंसा नहीं सकता, किसी दावपेच में नहीं फंसा सकता है। सो प्लीज़ मेंटली फ्री होके, टेंशन लिए बिना आप सीपीआर करके उस इंसान की जान बचाइए। वीडियो नहीं बनाइए, जान बचाइए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सम पीपल थिंक गिविंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। नो, इन द लेटेस्ट गाइडलाइंस व्हाट दे हैव सीन इज़ कि एक्चुअली इसका फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि लोग माउथ टू माउथ से इनहिबिट होके ना शुरू ही नहीं करते सीपीआर। सो माउथ टू माउथ जो होता है, रेस्पिरेशन होता है, वो इट हैज़ बीन टेकन ऑफ द गाइडलाइन। सो ओनली कार्डियक प्रेशर जो देते हैं हम, कार्डियक मसाज देते हैं, दैट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द सीपीआर नाउ। देखिए बहुत ही सरल तरीके से डॉक्टर विनीता अरोड़ा ने समझा दिया कि जब भी इस तरीके की घटना आपके आसपास होती है तो बेहतर है कि आप एक तरफ तो एम्बुलेंस को कॉल करें और दूसरी तरफ फ़ौरन वो जो पेशेंट है उसको सीपीआर देने का प्रयास करें। ये आपका प्रयास बहुत मुमकिन है कि सामने वाले की ज़िंदगी को फिर से लौटा दे, वो पटरी पर फिर से लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।